दोस्तों डीएम साहब छुट्टी में अपने गांव आते हैं छठ पूजा का पर्व मनाने के लिए और गांव आकर अपने भतीजे को साथ लेते हैं और फल की मंडी जाते हैं पूजा के लिए फल और प्रसाद लेने के लिए। दोस्तों वहां देखते हैं दो पुलिस वाले एक ठेले वाले को काफ़ी परेशान कर रहे हैं, उसे काफ़ी बकझक हो रहा है। ठेला वाला हाथ जोड़ रहा है, मिन्नतें कर रहा है, लेकिन पुलिस वाले नहीं मान रहे हैं। दोस्तों डीएम होने की वजह से उनके स्वभाव में शामिल था, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जब वहाँ जाकर देखते हैं तो पुलिस वाला उस फल वाले से बोलता है या तो तुम 500 रुपये हमें दे दो तब यहाँ फल बेच सकते हो, नहीं तो अपना ठेला लेके कहीं और जाओ। ठेला वाला बेचारा रोता है, गिड़गिड़ाता है, बोलता है बाबूजी पूजा का मौसम है, हमें भी फल बेच लेने दो, इतने लोग फल बेच रहे हैं, कुछ कमाई हमारी भी हो जाएगी। लेकिन पुलिस वाला बोलता है यहाँ जितने भी ठेले वाले हैं सब ने पैसे दिए हैं, अगर तुम्हें फल बेचना है तो पैसे देना पड़ेगा। दोस्तों ये देखकर डीएम साहब को काफ़ी गुस्सा आता है और पुलिस वाले को बोलते हैं कि तुम इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो। पुलिस वाला पुलिसी अंदाज में डीएम साहब को हड़काता है, अब बोलता है ज़्यादा यहाँ हीरोगिरी नहीं दिखाना, अपने काम से मतलब रखो, नहीं तो तुम्हें थाने ले जाऊँगा, लॉकअप में बंद कर दूँगा। उनका भतीजा कुछ बोलना ही चाहता था कि डीएम साहब उन्हें आंखों से चुप रहने का इशारा करते हैं और पुलिस वाले को बोलते हैं कि तुम्हारा ये काम नहीं है, कौन ठेला कहाँ लगेगा ये काम है नगर निगम का, तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए। दोस्तों इस बात पर पुलिस वाले काफ़ी भड़क जाते हैं क्योंकि पब्लिक के सामने उनकी बेइज्जती हो रही थी। अब पुलिस वाले उन्हें भद्दी सी गाली भी देते हैं और उन्हें सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के जुर्म में पकड़ के थाने ले आते हैं और थाने में एक पेड़ के नीचे उन्हें बैठा देते हैं और जाके दरोगा साहब को बोलते हैं कि उसूली में एक आदमी काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था, उसे मैं लेके थाने आ गया हूँ। दोस्तों ये बात सुनकर दरोगा साहब को भी गुस्सा आता है और बाहर निकलते हैं और डीएम साहब से बोलते हैं तुम ज़्यादा हीरोगिरी कर रहे हो, ज़्यादा गांधीगिरी कर रहे हो, 2 दिन अगर लॉकअप में रहोगे तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। और ये कहकर अपने सिपाही को आदेश देते हैं कि इसको लॉकअप में डाल दो। दोस्तों ये सिपाही डीएम साहब को उसके भतीजे को दोनों को लॉकअप में डाल देता है। दोस्तों लॉकअप में डीएम साहब जाने के बाद मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद तो दोस्तों ऐसा कुछ होता है कि पूरा थाना ही हिलने लगता है, पूरे डीएम एसपी वहाँ पहुँच जाते हैं। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त आपके भाई हैं। दोस्तों ये कहानी बिहार के पटना ज़िले से शुरू होती है। पटना के ही सटे एक गाँव में एक परिवार रहा करता था जो खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर किया करता था। उस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम था विजय। विजय पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था और अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने पिता की खेती बाड़ी में मदद किया करता था। विजय के सभी टीचर विजय की काफ़ी तारीफ करते थे और बोलते थे ये लड़का बड़ा होकर कोई ऑफिसर बनेगा। दोस्तों 10th का एग्ज़ाम होता है, विजय अपने स्कूल में नंबर 1 पे आता है। अब वो पटना के एक कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, वहाँ की पढ़ाई भी वो बेहतर ढंग से बढ़िया ढंग से करता है। वहाँ भी सारे प्रोफेसर उनकी तारीफ किया करते थे, अब बोलते थे एक दिन ये लड़का ज़रूर ऑफिसर बनेगा। दोस्तों ये सुन कर विजय के दिमाग में एकदम बिल्कुल रच जाता है, बच जाता है कि उसे ऑफिसर बनना है। उसके बाद विजय का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और वो यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देता है। पटना के कोचिंग में जाता है, कुछ महीना वहाँ वो तैयारी करता है, लेकिन वहाँ उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। वो अपने यार दोस्तों से सुन रखा था कि यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में बेहतर होती है, मुखर्जी नगर में। वो अपने पिता को बताता है कि पिताजी हमें यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर दिल्ली जाना पड़ेगा। उसके पिता भी उसका सपोर्ट करते हैं और उसे दिल्ली भेज देते हैं। दोस्तों दिल्ली में वो 1 साल रहता है और वहाँ फर्स्ट अटैम्प्ट यूपीएससी का देता है, लेकिन उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है, उसे प्री एग्ज़ाम ही नहीं निकल पाता है। अब उसके पिता एक दिन उसे फ़ोन करते हैं कि बेटा मैं काफ़ी अब बुज़ुर्ग हो गया हूँ, खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं हो पाती है, सो तुम घर चले आओ और आके अपनी खेती बाड़ी पर ध्यान दो, अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। ये यूपीएससी करना हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लिए संभव नहीं है, सो तुम आ जाओ। विजय बोलता है नहीं पिताजी, हमने कदम एक बार बढ़ा दिया है, उसे मैं पीछे नहीं लूँगा। उसके पिता बोलते हैं अब मैं तुम्हें आर्थिक मदद नहीं कर पाऊँगा। विजय बोलता है कोई बात नहीं पिताजी, मैं पार्ट टाइम जॉब करके यहाँ पर मैं अपना काम चला लूँगा, अपना पढ़ाई जारी रखूँगा, आपको जो बन पाता है जितना संभव होगा उतना मदद मुझे कर दीजिएगा। दोस्तों इस बात के लिए उसके पिता तैयार हो जाते हैं। अब विजय पार्ट टाइम जॉब की तलाश में लग जाता है। उधर दोस्तों उसके ही कोचिंग में एक श्रीवास्तव सर थे जो वहाँ पे लाइब्रेरी चलाते हैं। आपको पता है दोस्तों दिल्ली में बहुत सारा लाइब्रेरी है
जो 24 आवर्स वहाँ स्टूडेंट बैठ के पढ़ाई करते हैं। क्योंकि दोस्तों गांव से लड़के जाते हैं, रहने को छोटा सा रूम तो ले लेते हैं, लेकिन उस रूम में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि 2-3 लड़के एक साथ रहते हैं, सबका टाइम अलग अलग होता है। इसलिए वहाँ बहुत सारा लाइब्रेरी खुला हुआ है जहाँ हर फैसिलिटी मिलती है, पढ़ने के लिए टेबल, कुर्सी, डेस्क, वाईफाई सब सुविधा मिलता है। इसलिए लड़के जाके लाइब्रेरी में थोड़ा सा पैसा देकर पूरे दिन जब भी इच्छा हो वहाँ पढ़ते रहते हैं। तो श्रीवास्तव सर भी एक लाइब्रेरी चलाते थे और उन्हें एक आदमी की तलाश थी जो फुल टाइम लाइब्रेरी पर ध्यान दे, क्योंकि श्रीवास्तव साहब पढ़ाई के साथ साथ लाइब्रेरी पर ध्यान नहीं दे पाते थे। और दोस्तों दिल्ली में ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है कि जो फुल टाइम लाइब्रेरी पर ध्यान दे। जब ये बात का पता विजय को चलता है तो श्रीवास्तव सर के पास जाता है, उनसे बोलता है कि मैं लाइब्रेरी का पूरा ख्याल रख सकता हूँ, बस शर्त यही है कि एक छोटा सा रूम हमें रहने का वहाँ दे दीजिएगा। अब श्रीवास्तव सर खुश हो जाते हैं और विजय को लाइब्रेरी के साथ साथ एक रूम भी दे देते हैं। अब दोस्तों विजय को बिन मांगे मुराद मिल गई थी, रहने को रूम मिल गया था, पढ़ने को फ्री का लाइब्रेरी मिल गया था। अब दोस्तों विजय वहाँ दिन भर अपनी पढ़ाई किया करता था, वो न दिन देखता है न रात, पूरे दिन अपनी पढ़ाई में लगा रहता है और साथ साथ लाइब्रेरी का भी ध्यान रखता है। दोस्तों दूसरा अटेम्प्ट वो यूपीएससी का देता है, प्री का एग्ज़ाम निकल जाता है और वो जी जान से मेंस की तैयारी में जुट जाता है। उसके बाद वो मेंस भी निकाल लेता है। दोस्तों इंटरव्यू भी क्लियर होता है और वो एसडीएम के पोस्ट पर गाजियाबाद पोस्टेड हो जाता है। गाजियाबाद में दोस्तों वो 3 साल काम करता है, उसकी पदोन्नति होती है और डीएम के पद पर वो पहुंच जाता है और उसकी पोस्टिंग बतौर डीएम दिल्ली के एक इलाके में हो जाती है। अब दोस्तों उसे एक सरकारी आवास मिल गया था, सरकारी गाड़ी मिल गई थी, सरकारी ड्राइवर मिल गया था और बॉडीगार्ड भी मिल गया था। अब दोस्तों अपने माता पिता को वो दिल्ली बुला लेता है। उसके माता पिता काफ़ी खुश होते हैं कि मेरा बेटा डीएम बन गया है, कलेक्टर बन गया है। दोस्तों दिल्ली आने से पहले वो गांव में खूब मिठाइयाँ बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं कि मेरा बेटा जिला कलेक्टर बन गया है। गांव वाले भी काफ़ी खुश होते हैं और बोलते हैं विजय तूने गांव का नाम रोशन किया है। सब लोग विजय से मिलने आते हैं, उसे बधाइयाँ देते हैं। उसके बाद विजय अपने माता पिता को लेके दिल्ली आ जाता है। आते वक्त रेलवे स्टेशन पर भी गांव के बहुत सारे लोग उन्हें छोड़ने आए थे और जाते जाते ये कह गए थे कि साहब आप बड़ा आदमी बन गए हो, हमारे गांव को भूलना नहीं, पर्व तीज त्यौहार में ज़रूर आते जाते रहना। दोस्तों बात आई जाई हो जाती है, लगभग साल बीतने को होता है, दिवाली आ जाती है। अब दिवाली भी खुशी खुशी बीत जाती है। उसके बाद छठ का माहौल शुरू हो जाता है। तभी गांव से उनके पिता का एक दोस्त जो कि टीचर थे, वो उन्हें फ़ोन करते हैं कि वो दिल्ली जाकर क्या छठ मैया को भूल गए। हमारा सबसे बड़ा पर्व होता है बिहार का छठ पर्व, क्या आप छठ में भी गाँव नहीं आओगे। दोस्तों उसके पिता को बहुत झटका लगता है क्योंकि उन्हें वो सारी मंजर याद आने लगती है कि गाँव में छठ कैसे धूमधाम से नदी किनारे पटना में मनाया जाता था। अब उनके दिल के अंदर गांव जाने की लालसा उमार मारने लगती है। शाम को जैसे डीएम साहब विजय साहब आते हैं, उनके पिता बोलते हैं कि बेटा मेरी बड़ी इच्छा है कि छठ पर्व देखूं। पटना में छठ इस भारत में नामी है, वहाँ का छठ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हम लोग गाँव के रहने वाले हैं, ज़िंदगी भर हमने छठ पर्व मनाया है और हमारे गाँव से फ़ोन भी आया था, इसी बहाने तुम भी घूम लोगे। तुम भी यहाँ इतने परेशान इतने बिजी रहते हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं मिलता, कुछ दिन की छुट्टी ले लो और चलो छठ पर्व में घूम लेंगे, तुम्हारा भी थोड़ा दिल लग जाएगा। दोस्तों डीएम साहब को ये बात पसंद आती है। आनंद फानंद में रिजर्वेशन किया जाता है और अपने माता पिता को लेकर वो अपने गांव आ जाते हैं। गांव आते हैं दोस्तों, गांव में उनका खूब जोरदार स्वागत किया जाता है। उन्हें बहुत खुशी होती है क्योंकि गांव का अपनापन, गांव का लगाव बहुत होता है दोस्तों। ऊपर से डीएम साहब थे, सब लोग उन्हें आते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बैठते हैं। अब डीएम साहब को भी वहाँ आनंद आने लगा था, मज़ा आने लगा था। अब डीएम साहब भी गांव वाले के काम में हाथ बैठाने लगते हैं क्यों उन्हें बहुत आनंद आता था। वो भी छठ घाट पे जाते हैं, वहाँ साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू मारते हैं, फावड़ा भी चलाते हैं। उन्हें बहुत आनंद आ रहा था। उसके बाद दोस्तों प्रसाद खरीदने की बारी आती है। डीएम साहब बोलते हैं मैं जाऊँगा प्रसाद खरीदने। घर के लोग बोलते भी हैं घर में बहुत आदमी है, आप रहने दो, लेकिन डीएम साहब बोलते नहीं मैं जाऊँगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और वो अपने भतीजे को साथ लेकर चल जाते हैं प्रसाद खरीदने। जैसे ही दोस्तों मार्केट जाते हैं, साधारण से ड्रेस में थे, कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, साधारण से चप्पल पहने हुए थे और हाथ में झोला लेकर जाते हैं फल मंडी में फल खरीदने। तभी दोस्तों देखते हैं वहाँ पर 2 पुलिस वाला एक फल वाले को हड़का रहा है, उससे पैसे की मांग कर रहा है। फल वाला बेचारा हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है कि बाबूजी इतना बड़ा पर्व है, दुनिया फल बेच रही है, लोग कमा रहे हैं, हमें भी 2 पैसा कमा लेने दो, गरीब आदमी है। लेकिन वो पुलिस वाला बोलता है फल तुम यहाँ तभी बेच सकते हो जब तुम हमें 500 रुपया घूस दोगे। फल वाला बोलता है इतने लोग तो बेच रहे हैं। पुलिस वाला बोलता है कि जो भी यहाँ बेच रहे हैं सब ने पैसा दिया हुआ है।
अगर तुम पैसे नहीं दोगे तुम्हें हम यहाँ फल बेचने नहीं देंगे। ये कहकर दोस्तों वो वहाँ से उन्हें धक्का मार कर भगाने लगता है। तभी डीएम साहब वहाँ पहुँचते हैं और पुलिस वाले को बोलते हैं, तुम इस बुजुर्ग आदमी के साथ इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारे पिता की उम्र का है, फल ही तो बेचना चाहता है, बेचने दो, पूजा का समय है, बेच लेगा, थोड़ा दो पैसा कमा लेगा। अब दोस्तों पुलिस वाले ताव में आ जाते हैं, क्योंकि वो डीएम साहब को नहीं पहचान रहे थे, नहीं जान रहे थे, वो साधारण से ड्रेस में थे। वो बोलते हैं, ज़्यादा यहाँ रंगदारी ना बतियाओ और अपने काम से काम रखो, नहीं तो तुम्हें भी अंदर कर देंगे, सरकारी काम में दखल मत दो। डीएम साहब बोलते हैं, पुलिस का काम ये नहीं है कि कौन ठेला कहाँ लगेगा, ये नगर निगम का काम है, तुम लोग अपना काम पर ध्यान दो। पुलिस का काम है अराजक तत्व कुछ ना करे, इस पर ध्यान दो। दोस्तों ये पुलिस वाले भड़क जाते हैं। अब बोलते हैं, ज़्यादा हमें ज्ञान ना पेलो, नहीं तो थाने ले जाऊँगा। अब उनका भतीजा कुछ बोलना ही चाहता था कि डीएम साहब उन्हें आंखों से चुप रहने का इशारा करते हैं और पुलिस वाले को बोलते हैं, चलो ले चलो थाने हमें, मैं भी देखना चाहता हूँ कि थाने में क्या होता है। अब दोस्तों पब्लिक भी देख रही थी। अब पुलिस वाले को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और दोनों पुलिस वाले अब डीएम साहब को, उनका भतीजे को, दोनों को थाने ले जाता है। वहाँ दरोगा साहब को जाकर बोलता है कि साहब हम वसूली कर रहे थे ठेले वाले से, इसमें एक आदमी हीरोगिरी झाड़ रहा था, उसको हम ले आए हैं। अब दरोगा भी काफ़ी गुस्सा होता है। अब बोलता है कि ज़्यादा हीरोगिरी बन रहे थे, 2 दिन लॉकअप में रखूँगा, तेरा सारा माजरा समझ में आ जाएगा, सारा नेतागिरी ठंडा पड़ जाएगी। और सिपाही को आदेश देते हैं कि इसे लॉकअप में डाल दो। वो सिपाही डीएम साहब को और उसके भतीजे को लेकर लॉकअप में डाल देता है। दोस्तों डीएम साहब अंदर लॉकअप में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालते हैं और पटना के डीएम को फ़ोन लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों भारत के जितने भी डीएम हैं आपस में एक दूसरे का तो कोर्समेट रहते ही रहते हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं। अब पटना के डीएम को फ़ोन लगाते हैं। पटना के डीएम साहब तत्काल फ़ोन रिसीव करते हैं और उनसे हाल चाल पूछते हैं। तो डीएम साहब सारी कहानी पटना के डीएम साहब को बता देते हैं। अब दोस्तों ये कहानी सुनकर वो काफ़ी गुस्सा होते हैं और पटना के डीएम साहब तुरंत सिटी एसपी को फ़ोन लगाते हैं और दोनों डीएम साहब और सिटी एसपी साहब उस थाने में तत्काल पहुंचते हैं। दोस्तों जैसे ही डीएम की गाड़ी, एसपी की गाड़ी थाने में पहुंचती है, सारा थाना ही हिलने लगता है। पूरे पुलिस वाले आनंद फानंद में भाग दौड़ मच जाती है कि आखिर बात क्या होगी कि डीएम साहब भी आए हैं और एसपी साहब भी आए हैं। दरोगा आता है, उनका स्वागत के लिए जोरदार सलूट मारता है। तब एसपी साहब बोलते हैं कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? दरोगा साहब बोल रहा है, साहब ठीक चल रहा है। एसपी साहब बोलते हैं कि बाज़ार में जो फल फूल बिक रहे हैं उस पर ध्यान रखे हुए हैं ना, कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? पर नहीं साहब, हमारे 2 सिपाही वहाँ घूम रहे हैं, सभी लोग अच्छे से अपना बिक्री कर रहे हैं। तभी वो पूछते हैं कि लॉकअप में कौन है? तभी दरोगा साहब बोलते हैं, साहब सरकारी काम में ये डिस्टर्ब कर रहे थे, पुलिस वाले को उल्टा पुल्टा बता रहे थे, इसलिए इन्हें लॉकअप में डालना पड़ा। दोस्तों एसपी साहब को आता है गुस्सा और जोरदार थप्पड़ दरोगा की कनपट्टी पे मारते हैं। बोलते, गधे, जिसको तुमने थाने में बंद किया है वो कोई और नहीं, वो डीएम साहब है दिल्ली के। अब तो दोस्तों उस दरोगा का खड़े खड़े ही पतलून में पेशाब निकल जाता है। सीधा लॉकअप खोलता है और डीएम साहब के चरणों में लौट जाता है, बोला साहब हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं मालूम था। वो डीएम साहब भी आ जाते हैं, पटना वाले साहब को रिक्वेस्ट से बाहर निकालते हैं और बोलते हैं, साहब बड़ा मिस्टेक हो गया। डीएम साहब बोलते हैं, नहीं, ये गलती तुम्हारे माफ़ी के लायक नहीं है। तुम लोग सभी पुलिस महकमा मिलकर एक उगाही का साधन बना रखो। तुम्हें सरकार वर्दी दी है आम जन की हिफाजत के लिए, लेकिन तुम वर्दी का गलत फ़ायदा उठाते हो और उगाही का माध्यम बना दिए हो, तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। और एसपी की तरफ देखते हैं। दोस्तों ये देखना भर ही काफ़ी था, एसपी को सब कुछ समझ में आता है। तत्काल प्रभाव से पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है और दोनों सिपाही जो डीएम साहब को पकड़कर थाने लाए थे उन्हें अरेस्ट करके उसी लॉकअप में डाल दिया जाता है। फिर दोस्तों डीएम साहब वहाँ जाते हैं, फल मंडी दोबारा फल खरीदते हैं और पटना के डीएम साहब को भी अपने छठ पर्व में इनवाइट करते हैं और बड़ा खुशी खुशी छठ पर्व मनाते हैं। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? अगर बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक बेहतरीन शानदार सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।